इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगी, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। खयाम की इन पंक्तियों ने लोगों को इंतज़ार करना सिखा दिया। इंतज़ार इस उम्मीद में कि वो सुबह कभी तो आएगी। लेकिन बिहार में लालू और नीतीश के संयुक्त रूप से 40 साल के कार्यकाल में कभी कभी भोर तो हुआ, लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई, जिसके लिए बिहार सदैव प्रयासरत रहा। चोरी, माफिया, डकैती तो आम बात है, लेकिन इन सरकारों ने कभी बिहारियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका तक नहीं दिया। राज्य के जनसंख्या का 80% आबादी जिस खेती पर निर्भर है, वो आज तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की ज़मीन एक संगम है विभिन्न प्रकार की खूबसूरत मिट्टियों का, बेहतरीन 6.5 से 8.4 पीएच वैल्यू के मिट्टी का, शानदार जलवायु का, जो कि विभिन्न प्रकार के फसलों, सब्जियों और फूलों के पैदावार के लिए इसे अनुकूल राज्य बनाता है। यहाँ के जनसंख्या की लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है और यहाँ की मिट्टी बेहतरीन है, उपजाऊ है, पर्याप्त वर्षा यहाँ होती है और भूजल की उपलब्धता होने के बावजूद भी किसान यहाँ पे खुशहाल नहीं हैं। अभी भी बिहार को और बिहारियों को इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। इतना संसाधन होने के बावजूद हम इसका अच्छे से दोहन नहीं कर पा रहे हैं और इसमें बेशक गलती भी हमारी है। बागवानी के क्षेत्र में बिहार न केवल नए आयाम तक पहुंच सकता है, बल्कि नए आयाम बना भी सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साल 1980 से 83 के दौर में बिहार के प्रति व्यक्ति अनाज उपज 117 किलो था, वहीं हरियाणा में आंकड़ा 473 केजी का था। हमने अपने एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि बिहार में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है वो कृषि है, लेकिन कृषि वृद्धि दर कभी 1%, कभी 2%, तो कभी कभी शून्य के नीचे ही रहा है। आज़ादी के दौर में जब कृषि यंत्र नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी बिहार चीनी और वनस्पति तेल के लिए पूरे भारत में विख्यात था। पूरे भारत में इसे जाना जाता था। पूरे भारत का 25% चीनी बिहार में ही उत्पादित होते थे। बागवानी में बिहार का अच्छा खासा नाम था, 50% हिस्सेदारी थी। वहीं कुल चावल और गेहूं के उत्पादन का 29% हिस्सा बिहार के खाते में था। लेकिन आज़ादी के 20 से 30 साल बाद ही हम पीछे चलते चले गए, जबकि हमारी ज़मीनें पंजाब और हरियाणा से 3 गुना ज़्यादा उर्वरक हैं। हम पंजाब और हरियाणा से खेती के मामले में पीछे हैं। इसके पीछे वहाँ इस्तेमाल होने वाली नए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरण है और इसका इस्तेमाल है, जिससे मानव श्रम में भी कमी आती है और पैदावार भी ज़्यादा होते हैं। अब एक नज़र एक आंकड़ों पर डाल देते हैं कि बिहार के जीडीपी में किसानी का योगदान अभी फ़िलहाल 20% है और राष्ट्रीय आंकड़ा 15.4% का है। वहीं बिहार की आबादी के लगभग 89% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इसका राष्ट्रीय आंकड़ा है वो लगभग 66% का है। बिहार में लगभग 75% लोग डायरेक्ट कृषि से जुड़े हुए हैं, वहीं पूरे देश में ये 62% है। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि बिहार में मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती ही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए भी हैं और गांव में निवास करते हैं। बिहार में कुल क्षेत्र का लगभग 60% यानी कि 54 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है और इसके बावजूद अनाज का प्रति व्यक्ति उपज अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम है। इन सारी समस्याओं का एक कारण यह भी है कि यहाँ बिहारियों के प्रति व्यक्ति औसत आधिकारिक ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है, जो कि अन्य राज्यों में इसे बहुत नीचे करता है, खासकर पंजाब और हरियाणा से। अब बात साल 2008 और 9 की कर लेते हैं, जिस वक्त हालात कुछ सुधरे थे। उस वक्त पूरे भारत के अनाज का 6.6% हिस्सा बिहार में ही उपजता था, जो कि बिहार के जीडीपी का 27% है और अब वो घटकर महज 20% हो गया है।
उस वक्त बिहार का प्रति व्यक्ति उपज 206 केजी था, वहीं पंजाब का 975 केजी। इन आंकड़ों से हमें क्या हासिल हुआ? हासिल यही हुआ कि बिहार की ज़मीन पंजाब से 3 गुना ज़्यादा उर्वरक है और खेती करने वाली ज़मीन भी पंजाब में महज 42 लाख हेक्टेयर है और हमारे पास 54 लाख हेक्टेयर। इसके बावजूद भी पंजाब में प्रति व्यक्ति उपज बिहार से हमेशा लगभग 4 गुना ज़्यादा ही रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक दो तो मैंने पहले ही बता दिया है, बाकी कुछ पॉइंट और गिनवाता हूँ। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उत्तर बिहार में अगर बाढ़ आता है तो वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ता है, वह भी एक साथ। बाढ़ के कारण फसलें बह जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। इससे फसलों के साथ साथ कभी कभी तो बस्तियां भी बह जाती हैं। वहीं सुखाड़ जहां होता है वहां पर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वहां भी अनाज चौपट हो जाता है। बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने सिंचाई पर 3300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें हर साल पानी का तो पता नहीं, लेकिन किसानों के अरमान जरूर बह जाते हैं। इतने संघर्षों के बाद भी अगर फसल खेत में हो तो उसे नीलगाय और जंगली सूअर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए लोग खेती में यहाँ ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं और वो करते भी नहीं हैं। और यह एक कारण है जिसके कारण बिहार में आज भी खेती परंपरागत तौर पर होती है, जिससे हम उतना उपज नहीं निकाल पाते हैं जितना कि पंजाब और हरियाणा के लोग निकाल पाते हैं। दूसरी वजह, बिहार में जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय आंकड़ा से बहुत ज़्यादा है और इस लिहाज से यहाँ ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन के एक छोटे से छोटा सा टुकड़ा है और 2 अलग अलग खेतों को बांटने के लिए बीच में पगडंडियाँ हैं। इस लिहाज से कुल खेत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पगडंडियों के निर्माण में चला जाता है। एक खास इलाके के ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रभुत्व होने के कारण भी बिहार के कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की कमी आती है। छोटे किसानों पर खेती करने में खाद और सिंचाई में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए आज भी यहाँ लोग परंपरागत खेती करते हैं, परंपरागत तौर पे खेती करते हैं, जिससे उपज में कमी आती है। तीसरा वजह, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। बिहार के महज 40% गांव ही ऐसे हैं जो शहर से पक्के रोड और बेहतर सुविधाओं से कनेक्टेड हों। हालांकि बिजली की अच्छी सुविधा यहाँ पर है। चौथा कारण, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति लेबर प्रोडक्टिविटी रेट है जो कि यहाँ पर बहुत ही कम है। पांचवा और महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिहार के गांव में अभी भी लोगों ने टेक्नोलॉजी और कृषि संयंत्रों से ये लोग बहुत ही अछूते हैं, उन्हें इसका ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। और छठा कारण आर्थिक तंगी है। एक नज़र गन्ने की खेती पर भी डाल लेते हैं। गन्ना बिहार के नकदी फसलों में आता है और लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर इसकी खेती भी होती है। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यह लगभग 70 टन प्रति हेक्टेयर है। वहीं नेशनल रिकॉर्ड 68 टन प्रति हेक्टेयर का है, लेकिन इसे चीनी में बदलने का दर बिहार में 9.22% है और राष्ट्रीय आंकड़ा 10.17% का है। यहाँ पर हम थोड़ा कम्पिटिटिव दिखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और सुकून भी देता है। फिलहाल हमारा कृषि व्यवस्था विकसित नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन कुछ आमूलचूल बदलाव कर हम इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और ये संभव है। कुछ सुधार किए जा सकते हैं जिससे बिहार के किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े नदियों से चैनल डेवलप कर सकते हैं और जिसे हम सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सूखा प्रभावित जिलों को सुखाड़ के दंश से बचाया जा सकेगा और ये बहुत आसान होगा। इसके अलावा बीज, खाद और आधुनिक तकनीक से किसानों को अवगत कराया जा सकता है और उसे मुहैया भी कम दामों पर कराया जा सकता है। साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी कृषि तंत्र को साथ काम करना चाहिए, जिससे किसी भी योजना को फलीभूत करना काफ़ी आसान हो जाए। बंजर और खाली पड़ी ज़मीनों को खेती लायक बनाना चाहिए और इसे बनाया जाए जिससे प्रति व्यक्ति उपज बढ़े और किसान आत्मनिर्भर बन सकें।
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जिससे शहर और गांव के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक जानकारियों का आदान प्रदान आसानी से हो सके और किसानों के साथ अच्छे तरीके से इसे डेवलप किया जा सके। किसानों और बाज़ारों के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम किया जा सकता है, जिससे किसान अपने फसल को बेचने और उपज को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बाढ़ एक आपदा जरूर है और हम उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ तरीके ईजाद किए जा सकते हैं जिससे नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी से किसानों को अवगत कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर हमें मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त हो सकें और बिहार को उसका कृषि प्रधान राज्य होने का पहचान मिल सके। बाकी अगर आपको लगता है कि हमारे कृषि व्यवस्था में और कमियां हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।